नमस्कार दोस्तों, डुग्गर विरसा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। डुग्गर राजवंश के बारे में आज हम चर्चा करते हुए महाराजा हरि सिंह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे गेस्ट हैं एक मिलिट्री एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीमान जी, जो आज हमें गाइड करेंगे कि महाराजा हरि सिंह के टाइम पे ब्रिटिश गेम से लेके उनके शासन काल से लेके उनका जो ओवरऑल व्यू है समाज को लेके वो कैसा था, ताकि हम जान पाएं कि हमारे जो लास्ट महाराजा थे उन्होंने हमारे लिए क्या किया। सर, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और इसको कैसे हमें गाइड करेंगे? देखिए, महाराजा हरि सिंह एक बहुत ही प्रैग्मेटिक और बहुत ही एक डिसाइसिव रूलर थे। ओके। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई उसकी वजह से उनके कुछ बड़े आइडियाज़ थे जो बहुत ही उस ज़माने के टाइम के साथ मेल नहीं खाते। ओके। यानी कि उस ज़माने से बहुत आगे थे। ठीक। अब इनका जन्म हुआ था 1895 में। महाराजा प्रताप सिंह जो थे उनका कोई बच्चा नहीं था। ओके। तो ये महाराजा अमर सिंह, उनके जो छोटे भाई अमर सिंह थे, राजा अमर सिंह, ये उनके बेटे थे। ओके। तो ब्रिटिश ने एक रखी हुई थी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जी। कि जो जितने भी उन्होंने मुआहदे किए थे 565 स्टेट्स के साथ जी। कि ब्रिटिश इंडिया हमारा है, जी। आप अपने राजा बने रहिए, पर आप इन शर्तों पे हमारे साथ रहिए, हम आपको कॉन्कर नहीं करेंगे। ठीक। तो उसमें एक शर्त ये थी कि अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो हम इसको ब्रिटिश में मिला लेंगे। ठीक। तो महाराजा प्रताप सिंह ने एक मास्टर स्ट्रोक खेली, राजा अमर सिंह के बेटे को बोला ये मेरा एयर है। ओके। अब जब वो एयर बना दिया तो ब्रिटिश को लगा भाई ये एक मौका तो हाथ से निकल गया J&K को हथियाने का। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला उनको, महाराजा प्रताप सिंह को बोला कि आप ऐसा करिए, महाराजा हरि सिंह की जो ये दीक्षा है, शिक्षा है, वो हम करेंगे। ठीक। तो उनको उन्होंने भेजा मेयो कॉलेज में पढ़ने के लिए। ओके। मेयो कॉलेज अजमेर में है और ये बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूशन है, आज भी टॉप है। तो वहाँ पे उनकी पढ़ाई कराई अंग्रेजी स्टाइल में। ओके। यानी कि इनकी सारे जो नैनीज थी वो सब अंग्रेज थे। ठीक। फिर उसके बाद उनको इम्पोर्टेंस भी दी। जैसे ये कोई मेरे ख्याल में शायद 1907 की बात है। ओके। 8-9 भी हो सकता है। जो महाराजा अगर ब्रिटेन के किंग आए तो इनको पेज ऑफ ऑनर बनाया गया, जो बहुत बड़ी ऑनर थी बच्चे के लिए। तो उसके बाद इनको जब इन्होंने अपना स्कूल ख़त्म किया फिर इनको इंपीरियल सर्विस कोर में देहरादून ट्रेनिंग के लिए भेजा। फिर इनको ले जाते थे वो, कभी इंग्लैंड ले जाते थे, उनकी पूरी स्टडीज़। मतलब ये था कि किसी भी तरीके से इनको इतना इन्फ्लुएंस करें कि वो हमारे फेवर में आ जाए। ओके। क्योंकि उनको J&K में सबसे पहले गिलगित बल्टिस्तान चाहिए था जी, किन्हीं कारणों के लिए वो किसी और एपिसोड में करेंगे। उनके सारी चीज़ें यहाँ पे हैं इस किताब में। तो हुआ क्या कि उसके बाद इन्होंने खैर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो उनकी जो वॉर कैबिनेट थी उसमें महाराजा को हरि सिंह को एज ए लेफ्टिनेंट जनरल बना के वॉर कैबिनेट मेंबर रखा जी, यानी रखा अपने साथ ही। तो ये सोचते रहे कि वो हमारे काम आएंगे। पर हुआ क्या कि 1930-31 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पे महाराजा हरि सिंह को बनाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ द चेंबर्स ऑफ प्रिंसेस। ओके। फिर भी एक यूनिक ऑनर है। बिल्कुल। तो पर वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने बायकॉट किया था, अपना महात्मा गांधी वगैरह नहीं गए थे। तो वो एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ब्रिटिश चाहते थे कि ये भारत के लोग बोलें कि देखिए हम इंडिपेंडेंस के लिए तैयार नहीं है। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो चल रही थी जी, हम इंडिपेंडेंस के लिए तैयार नहीं है, ब्रिटिश को यहाँ थोड़ा और रुकना पड़ेगा। ठीक है। इस बात पे कांग्रेस जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1857 के बाद शुरू ही हो गई थी तो उसको चला रही थी, उन्होंने बायकॉट किया। अब ब्रिटिश को यकीन था कि भाई ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो चेयरमैन है महाराजा हरि सिंह, ये हमारे फेवर में बोलेगा। पर वहाँ इन्होंने बोला नहीं, हम भारत राष्ट्र हैं। ये महाराजा हरि सिंह की पहली क्वालिटी थी कि बहुत बड़े वो थे, क्या बोलते हैं, नेशनलिस्ट थे जी। ठीक है। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं तो ब्रिटिश इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब उसमें 1931 के राइट्स होते हैं, फिर शेख अब्दुल्ला को पॉप अप किया जाता है, क्विट कश्मीर मूवमेंट होती है, बड़ा गदर इनका, यानी कि बहुत तंग किया जाता है। ठीक। अब एक्सेशन की जब बात आती है तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि देखिए आप तो शायद इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे जी। अब देखिए अगर वो मेयो कॉलेज एजुकेटेड थे, इंपीरियल सर्विस कोर में थे, लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक था, ब्रिटिश वॉर कैबिनेट में थे, उनको इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट समझ में नहीं आता था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो फाइनल पास होके आया था, पहले वाला प्रिलिमिनरी नहीं, जो फाइनल आया था उसमें इंडिपेंडेंस की कोई ऑप्शन नहीं थी। ओके। अब जम्मू कश्मीर फिर कहते हैं उन्होंने डिले क्यों किया। उन्होंने कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नेहरू को बोला कि देखिए आप हमसे बात करिए, मेरे स्टेट के साथ में 5 बॉर्डर्स हैं कंट्रीज के, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो नेहरू साहब ने 59 तक नहीं समझी थी,
जब तक वो G214 बनी थी तिब्बतन हाईवे, ओके, तब तक नहीं समझी थी। मेरे से बात करिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या मेरा क्या रोल होगा। राज प्रमुख तो मैंने बनना ही है, जैसे बाकियों को बनाया तो इनको भी बनाना था जी। तो वो नेहरू जी उनके अगेंस्ट वो रखे थे बिकॉज ऑफ कोहाला इंसिडेंट, और शेख अब्दुल्ला के फेवर में जा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि वो अंडर इन्फ्लुएंस थे लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह के। ये सब लोग, लॉर्ड माउंटबेटन थे गवर्नर जनरल, उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे लॉर्ड इसमें, लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड इसमें। उसके बाद ऑकलनिक थे ओवरऑल कमांडर, इंडियन आर्मी के कमांडर थे लॉकहार्ट, पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर थे मैसरवी, जम्मू कश्मीर की फौजों के कमांडर थे स्कॉट, पुलिस के कमांडर थे पॉवल, और आरसी काक जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी वाइफ भी ब्रिटिश थी। तो ये सब इन्होंने मिलकर खिचड़ी बनाई कि जम्मू कश्मीर को किसी तरीके से हमने पाकिस्तान में डालना। और महाराजा हरि सिंह को मालूम था अगर ऐसा हुआ तो जो पंजाबी मुसलमान हैं वो कश्मीरी मुसलमानों को खा जाएंगे। और इसीलिए 1927 में जो हम 37, 35A और उसकी बात करते हैं आर्टिकल 370 की या 35A जी महाराजा हरि सिंह ने लगाया था, वो कश्मीरी मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया था, ना कि किसी और कारण से। जब उसकी वैलिडिटी जब इंडिया के साथ विलय हो गया तो कोई वैलिडिटी नहीं थी, पर महाराजा हरि सिंह की सोच देखिए, ठीक है ना, तो वो इसलिए किया था। और इसलिए फिर उन्होंने जब लॉर्ड माउंटबेटन को पता लग गया भाई इसने तो मानना नहीं है, जब वो जून में जाते हैं श्रीनगर उनको मनाने के लिए, दोस्ती तो थी पहले से, मानना नहीं है, तो उस वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अटैक करेंगे। तो उन्होंने इन्वेड किया, जो भी हुआ वो कहानी आपको किसी और एपिसोड में सुनाएंगे। परंतु इनके ऊपर इल्जाम लगता रहा कि भाई तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, तो वो मैं काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखिए कि अगर आदमी को पता कि इंडिपेंडेंस का एक्ट नहीं है और वो बोल रहा है कि भाई मैं बात करने आ रहा हूँ आपसे, और क्या बात करनी है वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि उनको बताना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन, इसको कैसे गवर्न किया जाएगा विद इन द स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के यूनियन में हम आते हैं, पर उनको बोला गया नहीं आप तो पहले शेख अब्दुल्ला को दीजिए, एंड एज अ रिजल्ट एवरीथिंग वाज डीलेड। दूसरा इल्जाम उनके ऊपर लगता है कि वो एक अय्याश राजा था। हाँ बिल्कुल, भाई वो परवाह नहीं करता था जनता की और सिर्फ अपना पोलो खेलता था, रेसेस खेलता था, और कभी इंग्लैंड चला रहता था, कभी बॉम्बे चला रहता था वगैरह। अगर वो अय्याश राजा था तो मैं आपको 2 इंसिडेंट बताता हूँ यहाँ पे। महाराजा पटियाला के यहाँ में उनको एक दावत पे बुलाया था। ठीक, अब ऑब्वियसली महाराजा पटियाला वाज अ वेरी कलरफुल पर्सन, तो वहाँ पे दारू शारू भी चली होगी, औरतों के नाच हो रहे थे। तो एक नाच में जब ये बैठे थे तो कोई औरत आई नाचने, तो उनको बताया गया कि ये लड़की जो है ये नूरपुर की है। हालांकि नूरपुर उस वक्त इंडिया जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं था, वो 1846 में हमने ब्रिटिश को दिया। पर बोले अगर नहीं है तो डोगरी तो है, हमारी बहन बहू बेटी है, इसको बंद करो। महाराजा पटियाला जो बहुत पावरफुल आदमी था उसको भी बंद करवाया। अगर वो अय्याश था तो डांस बंद करवाता नहीं करवाता। दूसरा इंसिडेंट जो है ये बताते हैं, महाराजा के दोस्त भी थे, अब निजाम ऑफ हैदराबाद भी दोस्त थे। तो निजाम ऑफ हैदराबाद के छोटे भाई, समझ लो ऑलमोस्ट निजाम, जम्मू कश्मीर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट थी वो हैदराबाद ही थी। महाराजा साहब के साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं जम्मू टू श्रीनगर, और रादर श्रीनगर टू जम्मू, लेट्स पुट इट मोर ब्लंटली। तो महाराजा साहब हैं तो रास्ते में कहीं चाय पीने के रुकेंगे, महाराजा चाय पीने के रुकेंगे तो वहाँ पे पूरा टेबल सजेगा, खाना पीने का सामान होगा वगैरह वगैरह, अच्छी जगह होगी। अब वहाँ पे कोई महिला, अब हमारे जम्मू कश्मीर की महिलाएं सारी सुंदर होती हैं, वो सुंदर थी, वो अपने कोई जो भी काम से निकली होगी, चाहे वो लकड़ियाँ काटने गई होगी या जो जानवर लेके जा रही होगी। तो ये जो निजाम ऑफ हैदराबाद के भाई थे, इन्होंने एक लुएड रिमार्क कस दिया। अब मैं यहाँ आपके चैनल पे नहीं बोल पाऊंगा, हमारे पास एग्जैक्टली रिमार्क क्या है। और महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, गुस्सा आ गया, एकदम से बोला एवरीथिंग पैकअप, और पैकअप के बाद गाड़ी में बैठो, और उसको निजाम के भाई को बोला तू बेटा गाड़ी के आगे भागेगा, हम तेरे पीछे पीछे आएंगे। एक अननोन महिला को उसकी इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो डांसर थी, उसको बंद, महाराजा पटियाला को बोला बंद करो, तो ये आदमी अय्याश हो सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर बोलते हैं जी वो एक बहुत ही क्रूर था, लोगों की परवाह नहीं करता था। ये भी पर्सपेक्टिव काफी है। अभी आपको एक एग्जांपल दूं, ये बात जो है मैंने खुद सुनी है कैप्टन देवान सिंह के मुंह से, जो आज दुनिया में नहीं है, वो उनके एडीसी हुआ करते जी। तो उन्होंने बोला कि हम ट्रैवल कर रहे थे, अपनी महाराजा साहब की गाड़ी थी, बाई रोड फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर। तो रामबन के आसपास देखा आपने, बहुत सारे गुजर बकरवाल अपने भेड़ें चलाते हैं, ऊपर से नीचे ले जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तो एट सम पॉइंट एक जब महाराजा की गाड़ी जा रही है तो वहाँ पे बहुत सारी
भेड़ें आगे आ जाती हैं। ठीक। तो वो 1 मिनट 2 मिनट महाराजा के जो बाकी सिपाही बोलते हैं भाई हटो हटो। तो ये कैप्टन दीवान सिंह ने खुद बोला है, यूनिफॉर्म में थे, कहते मैं खुद बाहर निकला और मैंने पिस्टल निकाली और उसका गडरिया बोला बड़ी जल्दी करो तो गोली मार दूंगा। तो गडरिया क्या जवाब देता है उनकी तरफ, उनको पता है भाई यूनिफॉर्म है, उसको नहीं पता कि महाराजा है। ओके। भाई कोई बड़ा अफसर है, वो डोगरी में बोलता है किन्या गोली मारी देगा, महाराजा हरि सिंह का राज है। ओके। कैसे गोली मार दोगे, महाराजा हरि सिंह का राज है। वो चैलेंज करता है उसको। ओके। अब अगर एक गडरिया, एक माइग्रेंट गुज्जर, ठीक है, वो भी कहता है कि महाराजा हरि सिंह का राजा, तू मेरे को कैसे गोली मारेगा? तो एग्जाम्पलरी तो ये है, क्रूर आदमी है था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी टच थी। हाँ, किसी चीज का वो जवाब नहीं देते थे। ये एक नेगेटिव पॉइंट बोला जा रहा है कि उनको कोई भी एक्सप्लेनेशन बोली जाती थी वो नहीं देते थे। उसका रीजन ये था, वो बोलते थे मेरा जो है रिलीजन है अपना जस्टिस इज माय रिलीजन जी, और मैं सिर्फ भगवान को आंसरेबल। ओके। इसलिए मैं कोई भी बात करता हूँ वो ओवरऑल गुड के लिए करता हूँ। जो उन्होंने अपने काफ़ी रिफॉर्म्स किए, जैसे गर्ल एजुकेशन कंपलसरी करी, लोगों को मंदिरों में भेजा, दलितों को मंदिर में भेजा, बेगार लेबर बंद कराई, स्कूल्स कॉलेजेस बनवाए, बहुत सारे विमेन एम्पावरमेंट करी। अच्छा, इसके साथ में एक और जस्टिस की बात आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है कि महाराजा साहब के कोई गेस्ट आ रखे होंगे पैलेस में, आपको मालूम है जम्मू में कहाँ है, राजभवन जो है आज, तो उसके बगल में कुछ शेड्यूल कास्ट लोग रहते थे, वो अपने दारू शारू पी कर रात को नाचने होंगे। अब वो बिल्कुल अपना जो पैलेस की बाउंड्री है उसके बाहर थे। ओके। तो उन्होंने कोई शराब शुरू पी कर शोर मचाया होगा, तो महाराजा साहब के गेस्ट बैठे थे, तो महाराजा साहब को गुस्सा आ गया। तो कौन लोग हैं ये? कि सर ये तो वो है शेड्यूल कास्ट है, वो जो दारू शराब पी के। तो उनको बोला इनको शिफ्ट करो यहाँ से, ताकि मेरी महल की सैंक्टिटी खराब ना हो। ओके। तो शिफ्ट करो, मतलब उनको न्यू प्लॉट में प्लॉट दिए गए। ओके। और वो एरिया जो है एक्वायर कर लो। अब एक्विजिशन आज भी होती है, गवर्नमेंट करती है कई कामों के लिए। तो वो महाराजा ने वो इलाका उसको एक्वायर कर लिया और उन सबको रिहेबिलिटेट कर दिया, नई कॉलोनी बनवा के न्यू प्लॉट में। तो ये क्रूर आदमी गलत है नहीं। अच्छा, इसमें अभी ट्विस्ट बड़ी मजेदार बात आती है। एक हमारे बड़े ही सज्जन और जम्मू के माने रामचंद्र शास्त्री जी थे, रामनाथ शास्त्री जी, उनका घर करण नगर में था। ठीक। अब उनकी जमीन भी उस एक्विजिशन में आ गई। ओके। अब रामनाथ शास्त्री जी तो पढ़े लिखे थे, तो ऑब्वियसली वो कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में जब जाते हैं, केस किसके अगेंस्ट है? महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट। ठीक। कोर्ट किसकी है? महाराजा की कोर्ट है। और वहां पे जब बात होती है, रामनाथ शास्त्री जीत जाते हैं। ओके। ये है न्याय का कायदा। बिल्कुल। अब जब जीत जाते हैं, तो जब आप लोअर कोर्ट में जीत जाते हो तो आपके अगेंस्ट हायर कोर्ट में वकील, अब गवर्नमेंट जो थी, जो भी ऑफिसर थे, उन्होंने बोला ठीक है लोअर कोर्ट में जीते हैं, हायर कोर्ट में डालो। अब हायर कोर्ट में जज कौन है? वो महाराजा खुद है। ओके। ठीक है। और महाराजा खुद है। उन्होंने बोला नहीं, ये जस्टिस नहीं हुआ। अगर मैं ही फैसला करने वाला हूं और केस मेरे ही अगेंस्ट है, तो उन्होंने बोला मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने एक बेंच गठित किया, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, और 2 और थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ से, एक शायद पंजाब के थे। तो 3 जजों का बेंच बनाया। ओके। और मजेदार बात होती, महाराजा वहां भी हार जाते हैं। और आप कहते हो कि वो क्रूर थे, न्यायप्रिय नहीं थे, आप कहते हो कि वो याश थे। नहीं। अब ये जो एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताए हैं, ये बात में जम्मू में जगह जगह एटलीस्ट जो बुजुर्ग हैं वो उन्होंने हमें सुनाई बातें, भाई ऐसा हुआ नहीं इन बातों से। फिर वो कहते हैं नहीं, वो जब एक बात है इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। तो मैंने बोला बेसिस क्या है बोलने का? वो महाराजा के साथ कोई एक ज्योतिषी थे। ओके। वो कहीं पे महाराजा का दरबार में ऑफिस में अंदर बैठे हुए थे अमर महल में, ज्योतिषी बाहर आते हैं, वहां पे 2 अफसर खड़े हैं, एक कर्नल साहब हैं और एक मेजर साहब हैं। और उन कर्नल साहब ने ये इंसिडेंट खुद बताया है मेजर गोवर्धन सिंह जम्वाल को। ओके। हम खड़े थे, ये बात हुई। तो उन्होंने बोला ज्योतिषी जी विलय कब हो रहा है, महाराजा हम इंडिया में कब ज्वाइन कर रहे हैं? तो ज्योतिषी जी क्या बोलते हैं कि क्या आखा साढ़ा झंडा लाहौर लगना चाहिए है, तो आखा इंडिया ज्वाइन करना, साढ़ा इंडिपेंडेंट होना। अब ये बात इतनी फैल गई कि हर किसी को बोलना शुरू हो गया, भाई ज्योतिषी की बात मान ली। यार मेयो कॉलेज एजुकेटेड महाराजा, ब्रिटिश दुनिया ट्रैवल की, अंग्रेजों के साथ रहने वाला बंदा ज्योतिषी की बात मानेगा? जियोपॉलिटिक्स का ज्ञान था उनको। और अगर हो सकता है थोड़ी बहुत कोई मजबूरी थी जो मैं अभी नहीं आपको बता पाऊंगा, तो उसको ज्योतिषी को साथ में रखा
किसी वजह से, बट जस्ट बिकॉज उसने बोला कि झंडा लाहौर में लगेगा तो आपने उसको क्लॉकियल बना के बोल दिया महाराजा वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, और पूरी दुनिया के इतिहासकार, पूरी दुनिया के ऑथर्स उसको कोट कर रहे हैं। ओके। तो ये डिस्क्रेडिटेड है। अब बात फिर ये मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि पूछा जाता है भाई उसने फिर अपना इसका जवाब क्यों नहीं दिया, उस वक्त क्यों नहीं बोला। वो उन्होंने अपने एग्जाइल के बाद भी नहीं बोला। एग्जाइल जब हुआ एक चिट्ठी लिखी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पूरी डिटेल में, उसके अलावा उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। Okay. क्योंकि उनका मानना था कि आई एम ओनली आंसरेबल टू गॉड एंड नोबडी एल्स। और उन्होंने बोला था प्रेसिडेंट को, रादर सरदार पटेल को, कि मैंने आपको अपनी सबसे बड़ी स्टेट आपको दी और आपने मुझे देश निकाला दिया, और निज़ाम को तो आपने ऑपरेशन पोलो करके हासिल किया था, मिलिट्री ऑपरेशन करके, और उसको आपने राज प्रमुख बना दिया। तो कहते हैं कि अपने पटेल साहब ने बोला देखिए नेशनल राजहित में कभी कभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये लोग केस को ले गए थे यूएन में, वहाँ शेख अब्दुल्ला की ज़रूरत थी, तो इसलिए उसकी अपनी कुर्बानी किसको देनी पड़ी, वो महाराजा हरी सिंह, और उसको डिस्क्रेडिट किया। अभी हमने उनकी छुट्टी ले ली है, जम्मू में छुट्टी भी हो रही है, उनके नाम के पार्क्स हैं, प्रतिमाएं हैं, लोग उनको जानते हैं। तो इस तरीके से उनको भी इतिहासकारों ने काफ़ी डिस्क्रेडिट किया। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच इन फैक्ट्स को लाइट में लाने के लिए। जो आपने पर्टिकुलरली एग्जांपल्स दी, उन एग्जांपल से हमें समझ आता है कि उस टाइम का सिनेरियो कैसे था, महाराजा साहब की आइडियोलॉजी कैसी थी, और वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपने समाज के लिए, अपने जो सब्जेक्ट्स थे उनके लिए कितना सोचा। सबसे पहले वो अपनी स्टेट के बारे में सोचते थे, लोगों के बारे में, और लास्ट में वो अपने लिए पर्सनली सोचते थे। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब का, जिन्होंने हमें टाइम दिया और इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे लाइट डाली। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।